जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों, एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समग्र शिक्षा अभियान। पिछले वीडियो क्लास में हमने उसकी पूरी पृष्ठभूमि के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में और किस प्रकार का संगठनात्मक ढांचा है राजस्थान के अंतर्गत उसको अच्छे से जान चुके हैं। वहाँ पर आपने ये भी देखा था भी 18 से 2020 तक यानी 2 साल के लिए वो कार्यक्रम है वो चलाया गया था। तो फिर उसके बाद आगे क्या हुआ उसको आज अच्छे से समझ रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा और कुछ राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्य है, गतिविधियां हैं, उनके ऊपर भी आज हम अच्छे से बात करेंगे। और नोट्स की बात करूं तो कल तक आपको यहाँ इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा और अपने टेलीग्राम जो चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया, वहाँ पर भी नोट्स है वो मिल जाएंगे। और टॉपिक को आज आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूं। कई कमेंट आए हुए हैं भी सर निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा और निदेशालय माध्यमिक शिक्षा अलग अलग है या एक ही है। देखिए यहाँ पर हम टेक्निकल ही बात ही करेंगे। आपको मैंने स्टार्टिंग की क्लास में ही ये बात क्लियर कर दी थी भी निदेशालय 2 ही है अभी तक राजस्थान में, बाकी सारा ढांचा है वो एकीकृत कर दिया गया है। हाँ, एक चीज आपके लिए कंफ्यूजन वाली हो सकती है, वो ये है भी निदेशक एक ही है। निदेशक यानी डायरेक्टर एक ही है। वो एक डायरेक्टर ही एलिमेंट्री एजुकेशन का काम भी देखता है और सेकेंडरी एजुकेशन का काम भी देखता है। तो निदेशालय आज भी 2 है, बाकी नीचे का सारा जो स्कूली शिक्षा का कार्यक्रम है उनको एकीकृत कर दिया गया है। संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर वो सारी चीजें हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो ये अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, निदेशालय आज भी 2 है। अब आप सोचेंगे भी हो सकता है कहीं आपने पढ़ा हो और आपके कंफ्यूजन हो भी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई फेमस होता है तो उसको वो कोई भी बात कहता है तो उसको हम जल्दी यकीन कर लेते हैं। तो आप ज़्यादा नहीं तो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती हुई L1 की, तो जो बीकानेर से जो ऑर्डर आए आप वो ऑर्डर की कॉपी देख लीजिएगा भी वो किसके द्वारा जारी है। आप समझते हो ना, उसको तो ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं, कुछ महीने पहले की ही बात है, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़। हाँ, भविष्य में हो जाए वो एक अलग बात है। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हमने समझ चुके हैं भी समग्र शिक्षा अभियान, जिसको हम शॉर्टकट समसा कहते हैं, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक पहले राउंड में ये संचालित रही। बाद में आपको पता है कोविड आ गया, सारी स्कूली व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, तो इस आगे के कार्यक्रम को एक बार रोक दिया गया और उसी के साथ जुलाई 2020 के अंदर भारत के अंदर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू हो गई। तो अब उस नीति की सिफारिशों के आधार पर समसा का अगला जो चरण आया उसका नाम दिया गया है केंद्र सरकार ने समसा 2.0। समसा 2.0 आप देखेंगे इसके अंतर्गत 1 साल का गैप भी आ जाता है और इसको जो स्वीकृति मिली वो डेट है 4 अगस्त 2021 को मिली और इसका जो टाइम पीरियड रखा गया वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। अब देखिएगा ये 31 मार्च 20 को खत्म हो गया और समसा 2.0 लागू हुआ 1 अप्रैल 21 से, यानी 1 साल का गैप। आप समझते हो कोविड के कारण ऐसा हुआ, वरना वो कंटिन्यूअस आगे चलता रहता। तो समसा 2.0 का टाइम पीरियड ध्यान रखिए 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 26, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इसका जो बजट रखा गया है 5 साल के लिए वो है 2.94 लाख करोड़ रुपए 5 साल के लिए है। और सेम वही पहले की तरह ही पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक का जो सिस्टम है वो इसके अंदर शामिल रहेगा। यहां आपको क्लियर कर दूं, जो आपने समसा के अंतर्गत पढ़ा है यानी पिछले वीडियो में जो बातें पढ़ी है वो समसा 2.0 के अंदर भी शामिल है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा यानी जो टेक्निकल है एजुकेशन, उसके ऊपर काफी जोर देने की बात कही गई है। और साथ में आपको पता है एक कार्यक्रम चल रहा है केंद्र सरकार का, निपुण भारत कार्यक्रम, निपुण भारत कार्यक्रम, और उसी के अंतर्गत एक गतिविधि है FLN,
FLN पूरा नाम ध्यान रखिए, एक तो इंग्लिश में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या। तो बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर ये चीजें अच्छे से डेवलप हो, ये कार्य भी समसा के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये FLN वर्तमान में राजस्थान के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। FLN पहला फुल फॉर्म, इसकी जरूर ध्यान रखिएगा। पूरा कंटेंट की बात है तो आप अपने नोट्सों के अंदर इस चीजों को शामिल है वो किया गया है। तो ये अब समसा 2.0 की इतनी बात आप और ध्यान रख लीजिएगा, बाकी समसा आपको ध्यान में रखना है। अब आती है इसकी प्रमुख गतिविधियां, जो कार्यक्रम इसके अंतर्गत है। तो इसकी स्टार्टिंग करूंगा मैं एक लेटेस्ट कार्यक्रम से जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय देश के अंदर वैकल्पिक शिक्षा को लेकर कई जो है ना पहाड़ी और छोटे कम आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर स्कूल स्थापित किए जाते हैं। उनका नामकरण केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र जी बोस के नाम पर किया गया है और नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय। तो राजस्थान की बात करें तो बेसहारा बेघर बच्चों के लिए ये स्कूल स्थापित किए गए हैं और ये स्कूल स्थापित किए गए हैं कक्षा 6 से 8 के लिए, ये ध्यान रखिएगा। साथ में राजस्थान में ये जो आवासीय स्कूल है यानी स्कूल और हॉस्टल, इनकी संख्या 7 है। तो 7 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय स्कूल स्थापित है और नेताजी के नाम पर ही हॉस्टल भी 34 है, वो केंद्र सरकार से स्वीकृत है। तो यहां पर 7 आवासीय स्कूल और 34 हॉस्टल की बात है, वो ध्यान रखिएगा। ये कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो ये बहुत लेटेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा अपना राजस्थान के अंतर्गत गहलोत सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है गांधी जी की 150वीं जयंती के ऊपर 2019-20 से ये इंग्लिश माध्यम के स्कूल हैं वो स्थापित किए गए गांधी जी के नाम पर ही। और पहला जो स्कूल खोला गया था 2019-20 के अंदर वो मानसरोवर जयपुर के अंदर खोला गया था। और पहला जो चरण था 2019-20 का, तो उसके अंदर राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, यानी हिंदी मीडियम को ही चेंज करके वहां इंग्लिश मीडियम स्थापित किया गया। और ये ध्यान रख लीजिएगा पहले राउंड में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर स्टार्ट हुए। तो इसका मतलब 2019-20 में कितने स्कूल महात्मा गांधी के नाम पर संचालित हुए? 19-20 के अंदर 33 हुए। पहला स्कूल कहाँ स्टार्ट हुआ? मानसरोवर जयपुर में हुआ, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हो गए। और ये जो स्कूल है स्टार्टिंग में कक्षा 1 से 8 के लिए ही स्टार्ट हुए, ध्यान रखिएगा, कक्षा 1 से 8 के लिए। तो अब जो सेशन चल रहा है 2022-23, तो जो 2019-20 में जो 1 से 8 के लिए स्थापित हुए थे उन स्कूलों के अंदर इस साल 11वीं क्लास है वो स्टार्ट हो रही है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर। और ये सभी स्कूल है अपना जो राजस्थान का बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER, इससे संबंधित है। तो यानी CBSE नहीं है, एक तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की से संबंधित ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है। कक्षा 1 से 8 के लिए संचालित हुआ, स्टार्टिंग 2019-20 से हुई। पहला मानसरोवर जयपुर में, दूसरा चित्तौड़गढ़ में खुला, बाकी क्रम से खुलते गए। अब आप देखेंगे कल ही निदेशालय बीकानेर की गाइडलाइन आई है, भविष्य में अब जो भी स्कूल खुलेंगे स्टार्टिंग अब 1 से 5 होगी, वो आगे की बात है। आप यहां तक इतनी बात जरूर ध्यान है वो रखिएगा। अब चलते हैं अगली गतिविधि के ऊपर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और टॉपिक है अपना KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात हम कर रहे हैं। पुराना जो सिलेबस होता था उसके अंदर ये टॉपिक अलग से ऐड होता था, इसलिए हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते थे। ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक दे दिया जाता है सिलेबस में उसको हम डिटेल पढ़ते हैं, और जो किसी टॉपिक के अंदर आता है तो उसकी बेसिक जानकारी है उसे हम प्राप्त करते हैं। जैसे समसा के अंतर्गत SIQE भी संचालित होता है, तो आप देखेंगे हमारे सिलेबस के अंदर SIQE अलग से दिया हुआ है टॉपिक। तो इसका मतलब हम जब SIQ को पढ़ेंगे तो शॉर्ट में नहीं, फिर हम उसको विस्तृत रूप से अच्छे से समझेंगे। ध्यान रखिएगा मैनेजमेंट
आज तक जो भी पेपर हुए हैं एग्जाम से पहले, बाजार के अंदर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कंटेंट उपलब्ध रहता है और जो पेपर आता है, तो उससे आपको ये पता चलता है भी जरूरी नहीं जो किताबों में लिखा होता है वही सब कुछ वही आए। आपकी समझ भी विकसित होनी चाहिए। आपकी समझ विकसित होती है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट के कर सकते हो। ज़्यादा मैटर पढ़ने से भी आपको पता है सिलेक्शन हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जो पढ़ें उसको अगर अच्छे से आत्मसात कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, तो आप 100% सक्सेस होंगे। तो ध्यान रखिए, एकीकृत केजीबीवी, इसका थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। ये केजीबीवी एकीकृत रूप से चला, उससे पहले क्या था, ये केंद्र ने केजीबीवी चलाई, कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी की पत्नी के नाम पर संचालित किए गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो देश के अंदर 2004 में संचालित किए गए थे और ये कक्षा 6 से 8 के लिए थे। उसके बाद में साथ में ही 2009 के अंदर शारदे बालिका छात्रावास है उनको खोल दिया गया और उनकी क्लास रखी गई थी 9 से 12 के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये खोले किन के लिए गए थे? ये उन बच्चियों के लिए खोले गए थे जो जिनकी पढ़ाई है वो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बीच में छूट गई, जिनकी एज अब ज्यादा हो गई है, उनको शर्म आती है भी अब हम इतनी बड़ी उम्र में हम स्कूल में तो नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसी बच्चियां जो पढ़ना चाहती है, जिनकी उम्र अधिक हो गई है, उनको पढ़ाने का यानी बालिका शिक्षा को लेकर चलाए गए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। तो पहले 6 से 8 के लिए, फिर ये हुआ भी 6 से 8 जो पढ़ जाएगी बच्चियां वो भी आगे पढ़ना चाहे तो फिर क्या किया जाए, तो उनके लिए खोल दिए गए शारदा बालिका छात्रावास। 2009 में ये 9 से 12 के लिए थे। फिर धीरे धीरे ये सब कुछ चलता रहा और वर्ष आगे 2018-19 2018-19 में केजीबीवी और शारदे बालिका छात्रावास इन दोनों को एकीकृत कर दिया। ये वही 2018-19 है, आप समझ जाएंगे जब राजस्थान में संगठनात्मक ढांचे को भी शिक्षा विभाग के उसको एकीकृत किया गया। तो 2018-19 में इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया और नाम दिया गया एकीकृत केजीबीवी। एकीकृत और सिर्फ केजीबीवी भी अगर आज हम कहते हैं तो उसका मतलब इन दोनों की बात होती है। फिर थोड़ा सा इसके अंदर भी चेंज आ गया, दोनों चीजों को मिला दिया गया। तो आपको पता है कहीं पर केजीबीवी चलते थे, कहीं शारदे बालिका चलते थे। तो इस एकीकृत केजीबीवी में अब 4 टाइप के स्कूल बन गए। टाइप 1 जो 6 से 8 के लिए संचालित, टाइप 2 जो 6 से 8 के लिए, टाइप 2 है वो 6 से 10 के लिए, और टाइप 3 6 से 12 के लिए, और टाइप 4 9 से 12 के लिए संचालित है, वो हो रहे हैं वर्तमान में। और इसमें ध्यान रखिएगा जो टाइप 2 है जो कि कक्षा 6 से 10 के लिए संचालित होता है वो राजस्थान के अंदर नहीं चल रहा है। तो राजस्थान में एकीकृत केजीबीवी के 3 ही टाइप चल रहे हैं, 6 से 8, 6 से 12 और 9 से 12 वाले संचालित है। अब धीरे धीरे आपको पता है ये 6 से 8 वाले हैं, इनको भी अब 12 की तरफ कर दिया जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तो इतनी बेसिक बात है वो भी आप इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ज्यादा आंकड़ों में मत उलझिएगा। और सीधी सी बात है, ज्यादा उम्र की बच्ची, विशेषकर 75% जो रिजर्वेशन है इनका, वो तो SC ST उन बच्चियों के लिए है भी, पहले प्राथमिकता से उनको एडमिशन है वो इसके अंतर्गत दिया जाता है। अब अगले कार्यक्रम की बात कर लें और वो है मेवात बालिका आवासीय विद्यालय। मेवात आपको पता है अलवर इलाके की बात हो रही है। तो पहला प्यारा क्वेश्चन यही बनता है भी मेवात बालिका आवासीय विद्यालय किस जिले में संचालित है? तो ये केवल अलवर जिले के अंदर संचालित है, अलवर जिले के अंतर्गत। इसके अंतर्गत इसकी 4 ब्लॉकों के अंदर टोटल है वो 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय अलवर में संचालित है, जिनमें 2011-12 में 4 संचालित हुए थे और 2012-13 के अंदर 6 संचालित हुए। तो 4 और 6 10 ब्लॉक के अंतर्गत ये वहां पर संचालित है। और आज दिन तक की अगर मैं बात करूं तो वहां जो तिजारा के अंदर जेरोली वाला है उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इसलिए वो ढंग से अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है भी। 9 तो अच्छे से रन है वो वहां पर कर रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है भी मेवात बालिका आवासीय विद्यालय अलवर में है और टोटल इनकी संख्या 10 है। अब रही वो 10 कौन कौन से हैं तो वो आपको नोट्स में मिल ही जाएंगे, तो एक बार उसको देख लीजिएगा अच्छे से।
अब बात करें, गहलोत साहब ने पिछली बार घोषणा की थी राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जो अपने जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, पारसी है, सिख है, उन धर्म से संबंधित, यानी वो अल्पसंख्यक हैं, तो इन धर्मों के बच्चों के लिए राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल है वो 2021-22 से संचालित किए गए हैं राजस्थान में, और जिनकी टोटल जो संख्या है वो 8 है। तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ, और जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। पुराने सिलेबस में ये डिटेल में होता था, तो इसके बारे में डिटेल पढ़ते थे। अब क्योंकि समसा के अंतर्गत है तो इसकी बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी राजकीय जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, इन दोनों को आप थोड़ा सा गौर से कीजिएगा, एक बड़ा डिफरेंस है उसके अंतर्गत। तो ये जो मॉडल स्कूल संचालित हुए ये नवंबर 2008 से संचालित है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर टोटल 134 स्कूल है, और ये कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, चाहे KGBV है, चाहे विवेकानंद है। ये जो शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े ब्लॉक हैं, जिनकी संख्या राजस्थान में 186 है, उन 186 में से 134 ब्लॉक के अंदर इनकी जो स्थापना है वो की गई है। और इनकी जो क्लास की बात करें तो ये कक्षा 6 से 12 के लिए है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर CBSE माध्यम चलता है, यानी CBSE से मान्यता प्राप्त है। ये महात्मा गांधी वाला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से है, जबकि विवेकानंद स्कूल जो मॉडल स्कूल है वो CBSE से मान्यता प्राप्त है। तो अभी तक 134 ब्लॉक में ही खोले गए हैं इनको, बाकी सारा काम है वो रुका ही पड़ा है, क्योंकि उसके बाद में इधर महात्मा गांधी के नाम पर है वो स्कूल संचालित हो गए, तो ये प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रह गया। अब इसके अलावा भी काफ़ी गतिविधियां इसके अंतर्गत चलती है। या तो आप उस पूरे लेख को पढ़ते रहें, और या उसमें से मेन तथ्यों को आप ध्यान रखिएगा, वो आपकी मेमोरी पावर पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो डिपेंड है वो करता है। अब अन्य गतिविधियों में जैसे ICT की बात आती है, क्लिक की बात आती है, कल्प की बात आती है, तो आपको सीधा सा नाम से ही क्लियर हो रहा है ये कंप्यूटर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। स्कूलों के अंदर कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो अलग बात है भी अभी तक टीचर उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। उसके बाद एक बहुत प्यारा कार्यक्रम चलता है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और वो कार्यक्रम है रंगोत्सव कार्यक्रम, रंगों का उत्सव। सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर रंगोत्सव में ये ध्यान रखिएगा, ये कार्यक्रम केवल शिक्षकों के लिए है, बाकी तो हम स्टूडेंट की बात करते हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो केवल टीचर के लिए है, जिसमें उनकी कला को निखारने के लिए, परखने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, चाहे वो डांस है, म्यूजिक है, उन चीज़ों को लेकर। तो रंगोत्सव कार्यक्रम है वो समसा के तहत शिक्षकों के लिए एक संचालित कार्यक्रम है। SIQ तो इसके बारे में तो हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है। अगला है कि ज्ञान संकल्प पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल। अब थोड़ा सा सुनिए भी, ज्ञान संकल्प पोर्टल, इस पोर्टल की जो स्टार्टिंग हुई, एक तो ये ध्यान रखिए वो डेट है 5 अगस्त 2017। 5 अगस्त 2017 को ज्ञान संकल्प पोर्टल है, इसकी शुरुआत होती है। इसके अंतर्गत क्या है, मुख्यमंत्री विद्यादान योजना है ये एक, और ये पोर्टल है। इसमें कोई भी दानदाता, कोई भी भामाशाह है, वो अपने स्कूल को इस पोर्टल के माध्यम से या ऑफलाइन है वो स्कूल को चंदा दे सकता है। 100 रुपये से लेकर कितने भी मासिक, त्रैमासिक, ईयरली कितने भी पैसे दिए जा सकते हैं, और इस प्रकार से दिया गया पैसा है वो इनकम टैक्स की छूट के अंतर्गत भी आता है। तो ये भी ध्यान रखिए आप। उसके बाद उजियारी पंचायत की बात आती है। उजियारी पंचायत का मतलब है जिस ग्राम पंचायत में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हो, यानी 6 से 14 साल के सभी बच्चों का, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, कहीं भी एडमिशन होना चाहिए। अगर ड्रॉप आउट नहीं है उस पंचायत का बच्चा, तो उसको उजियारी पंचायत है वो प्रति वर्ष घोषित किया जाता है। हर वर्ष सर्वे होता है, स्कूल जब स्टार्ट होते हैं, और कोई अनामांकित बच्चा होता है तो उसे स्कूल से जोड़ना होता है। जब 100% जुड़ाव हो जाता है बच्चों का स्कूल से, तो उसे उजियारी पंचायत घोषित किया जाता है। उसके बाद अगला है भी उपचारात्मक शिक्षण। ये कक्षा 9 से 12 के लिए है, के लिए संचालित रहता है। अभी बात करें तो कोविड के कारण लर्निंग गैप आ गया है,
तो कभी बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए, 90 घंटे का एक कार्यक्रम बनाया जाए ताकि उनका जो लर्निंग गैप है वो दूर हो सके। और इसके साथ साथ ही बात करूं तो एक कक्षा 1 से 8 के लिए भी वर्कबुक है वो भी समसा की ओर से RSCRT द्वारा है वो तैयार की जाती है और उन्हीं को स्कूल के अंदर भरवाया जाता है। और उसके बाद एक और प्यारा प्रोग्राम है वो है स्कूल रेडिनेंस यानी विद्या प्रवेश योजना। स्कूल रेडिनेंस विद्या प्रवेश योजना, जैसे रंगोत्सव केवल शिक्षकों के लिए ये विशेष है और स्कूल रेडिनेंस विद्या प्रवेश है ये भी एक इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। तो आपका बताना चाहूँगा, जब स्कूल के अंदर बच्चा एडमिशन लेता है फर्स्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लिया बच्चे ने और उससे पहले वो किसी भी आंगनबाड़ी या कहीं पर भी कुछ भी नहीं सीख कर आया है, बिल्कुल पूर्णतः नया बच्चा है, तो उसको खेल खेल में गतिविधियों के आधार पर स्कूल से जोड़ा जाता है और इसके लिए 3 महीने का एक कार्यक्रम बनाया जाता है, पूरी एक गाइडलाइन है उसकी और उसका नाम है स्कूल रेडिनेंस, यानी बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना। अक्सर होता है ना, हम कोई घर का बड़ा जाता है तो छोटे को स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसका स्कूल में जो जुड़ाव है वो हो जाए। तो जो बच्चा पहले किसी आंगनबाड़ी या कहीं भी स्कूल के अंदर नहीं आया है, पहली बार कक्षा 1 में एडमिशन लिया है, तो उसे स्कूल से जोड़ने के लिए, स्कूल के लिए तैयार करने के लिए विद्या प्रवेश कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, जो 3 महीने का एक कार्यक्रम है वो रहता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो भी समसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक में से, चाहे समसा स्टार्टिंग की है, समसा 2.0 है या समसा से जुड़ी हुई कोई गतिविधियां हैं, यानी इनके अंदर का जो चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी है वो चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, हर किसी पॉइंट की मेन बात आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, समझनी है। रट्टा तो बाद की बात होती है, पहले समझोगे तभी रट्टा भी लग जाएगा, और अगर सिर्फ रटोगे तो फिर कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है। विश्वास रखिएगा, सब कुछ हम अच्छे से कर लेंगे। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में अगले टॉपिक को लेकर। अब आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट्स फॉर्म में जरूर उतारिएगा और इसकी PDF आपको कल तक मैं उपलब्ध करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।